Hello students, welcome back in online teaching class. Standard 11th NCERT syllabus, lesson number 9, biomolecules. Okay students, I explain you up to the biomolecules structure and they are divided into the many activated groups, and now from which activated they are performed so many biomolecules activity, biomechanical activity and biochemical activity. These are done only by the enzymes. Okay students, then let's we start about the enzymes. Then what is the enzymes? Enzymes are almost are proteins, and they do the performance in the reaction. They create the reaction and they active the reactions. Okay, and so many enzymes are include in the biochemical reaction, biomolecules reaction एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? सिर्फ वो प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स के अंदर भी आपको 4 टाइप्स के प्रोटीन्स के अंदर डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली. ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर रखते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उस रिएक्शन को एक्टिव करते हैं, उसके अंदर पार्ट लेते हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो वो होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स. ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर का आपको पहले डायग्राम बताया था. और यह प्रोटीन्स जो होते हैं यह बैकबोन चेन बनाते हैं, और यह चेन जो होती है क्रिस क्रॉसेस करती है. और यह क्रिस क्रॉस जो होता है यह एक तरह का बॉन्डिंग होता है कि एक प्रोटीन जो होता है दूसरे प्रोटीन से लिंक होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन से, जो क्रिस क्रॉसेस कहलाता है. ठीक है, और यह क्रोसेस जो होता है ये अपनी खुद की एक प्रोसेस बनाता है जहाँ पर एक एक्टिव साइट होती है. उस एक्टिव साइट्स के ऊपर जो होता है एंजाइम जो होता है उस रिएक्शन को जो होता है कैटेलाइज रिएक्शन के थ्रू हाई रेट से उसको एक्टिवेट करता है. और इनऑर्गेनिक कैटेलाइज जो होते हैं इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वह निभाते हैं. इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएस होते हैं. इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट जो होते हैं वो इफिशिएंटली वर्क भी करते हैं हाई टेम्परेचर्स के अंदर. ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स जो होते हैं वह एंजाइम्स होते हैं, और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वह एंजाइम की तरह से ही बिहेव करते हैं, और उन्हें बोलते हैं राइबोसम्स. तो आप इसमें ये बात भी लर्न रखिएगा बेटा कि एंजाइम्स जो होते हैं वह ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं, और कुछ न्यूक्लियो एसिड्स जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड लाइक दिस डीएनए आरएनए की तरह 20 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ करते हैं, वे भी कुछ एंजाइम्स की तरह से फंक्शंस करते हैं. और जो न्यूक्लियो एसिड्स एंजाइम्स की तरह से फंक्शंस करते हैं वे राइबोजाइम्स कहलाते हैं. और राइबोजाइम्स का जो होता है एक लाइन डायग्राम है, जो मैं आपको यहाँ पे जो मैंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताए थे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसके अंदर इसको इंक्लूड करते हैं. ओके, और जो एंजाइम्स जो प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं वे सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर 9.4 के अंदर बताया था पहले जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था. ठीक है, अब ये एक्टिव साइट्स के ऊपर रह करके प्रोटीन किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं. और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो होता है डिफरेंट होता है. कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट नहीं रहता है, और कुछ जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ जो एंजाइम की कैटेलिस्ट रिएक्शंस जो होती है वह होती है डिपेंड किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ 40 डिग्री से ज़्यादा, तो वह एंजाइम की वहाँ पर जो होती है वह कैटेलिस्ट रिएक्शंस नहीं होगी. कैटेलिस्ट वो होते हैं जो हाई रेट के अंदर पार्ट लेकर एंजाइम को रिएक्टेड करते हैं. तो अगर हाई टेम्परेचर हो गया बाय चांस, लेकिन वहाँ पर क्या है हॉट विंड से या सल्फर स्प्रिंग से, तो वहाँ पर कैटेलिस्ट पावर जो होगा स्टेंस हो जाएगा. और अगर हाई टेम्परेचर जो है वह 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब ऐसी पोजीशंस में वहाँ पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह नॉर्मल कैटेलाइज रिएक्शंस नहीं करेंगे, वह आइसोलेट हो जाएगा. और उसके अंदर जो होगी कैटेलिस्ट रिएक्शंस जो होगी वह थोड़ी स्टेबल हो जाएगी. और इस तरह से ये स्टेबिलिटी जो होती है वह एंजाइम की क्वालिटी को एक इम्पोर्टेंस देती है, और इस तरह से वह थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर फॉर्म होती है. ठीक है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स मैंने बता दिए कौन होते हैं.
जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रहता है और जिनका कांस्टेंट नहीं रहता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो गया। आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है उसका भी टेम्परेचर और जो ऑर्गेनिजम्स का है टेम्परेचर उसका भी, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस, जो इसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है वह केमिकल रिएक्शंस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं रिएक्टेंट्स पार्ट्स लेते हैं और रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो एंजाइम्स जो होते हैं उसकी प्रेजेंस में होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं इसको रिएक्शन को डीएक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। अगर एक्टिवेट करेंगे तो रिएक्टेंट जल्दी से क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस तरह की यह केमिकल रिएक्शंस होती है। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा। जब भी रिएक्शन होती है बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं और यह फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक सिंपल एग्जांपल है अपने पास में वाटर का, ठीक है। अगर वाटर अपनी नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट में रहता है तो वो लिक्विड वाटर होता है। लेकिन अगर अपन इसको बॉईल कर दे हाई टेम्परेचर पे, इसके अंदर अपन एक्टिवेट कर दे तो वह वाटर वेपर के रूप में हो जाता है। और अगर इस वेपर को फ्रोज़न कर दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वह क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर 3 फिजिकल स्टेट्स के अंदर चेंज हो गया। तो यह रिएक्शंस होती है फिजिकल प्रोसेस के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर को ओकर्स करती है कि एक स्टेट ऑफ मैटर अपनी 3 स्टेट ऑफ मैटर जो होती है, मैंने अभी वाटर का एग्जांपल देके बताई थी, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो वन स्टेट ऑफ मैटर अदर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो होती है चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। और इस तरह की रिएक्शंस भी होती है कि एक प्रोडक्ट जो होता है दूसरे के अंदर जो होता है रिएक्टेंट्स के टाइम दूसरे की जगह लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे जो इनसे बना वो रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट किस तरह से बना, बैरियर के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस, यहाँ पे प्लस, और इसके ऊपर कौन सा है, सल्फेट के ऊपर माइनस। दोनों ने एक दूसरे से रिएक्शन की, ठीक है। रिएक्शंस करने पर प्लस माइनस एक दूसरे के पास आ गए तो ये बेरियम सल्फेट बन गया। फिर यहाँ पर जो निकला इससे ये H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए और वो भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गए। इस तरह से बैलेंसिंग रिएक्शंस हो गई या केमिकल रिएक्शंस। और इसके केमिकल रिएक्शन जो होती है हम इसको अगर फिजिकली हम इसका डेरिवाइड करते हैं तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं इसका एवरेज कि रेट इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। P जो होता है वह प्रेशर होता है, T जो होता है गिवन जो होता है स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिएक्शंस ने कितना टाइम लिया, स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर किस तरह से वो उसमें वो एकर्स हुई है। तो यह इसका आ जाता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। फिजिकल और केमिकल दोनों ही इसकी जो प्रोसेस होते हैं वो टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग उस फैक्टर को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो होता है फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो प्रोडक्ट को पर यूनिट टाइम के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर P जो है वह प्रोडक्ट है और T जो है पर यूनिट टाइम है, ओके। अगर जब कैपिटल T आएगा तो टेम्परेचर और जब स्मॉल t आता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर यूनिट टाइम, ठीक है। और P मतलब यहाँ पर हो गया है प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे रिएक्टेंट्स जो रिएक्शंस करेंगे उससे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक जनरल रूल होता है थंब का कि डबल डिक्रीज हो जाता है हाफ का करने के बाद में। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं इसके अंदर इच डायरेक्शंस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। और कैटेलाइज से होते हैं, कैटेलाइज क्या होते हैं, जो प्रोटीन रिएक्शन कर रहे हैं उसको यहाँ पर कैटेलाइज बोलते हैं, उनके रिएक्शन को कैटेलाइज रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर कैटेलाइज रिएक्शन जो होती है वो बहुत हायर होती है, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एक्टिवेट करती हैं। और यहाँ पर जो इसको रिएक्शंस को नहीं कहती है वास्टली हायर रेंज पे नहीं होते, लेकिन वो रिएक्शंस क्या कहलाएगी, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया, ऊपर जो एग्जांपल दिया था बेरियम सल्फेट का, वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन थी क्योंकि वह एक वास्ट हायर रेंज पर हुई थी और पर्टिकुलर जो वहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए गए थे उसकी पर यूनिट टाइम के अंदर हुई थी। लेकिन जो इस तरह की रिएक्शन होती है जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर वाटर है तो इससे बन गया कार्बोनिक एसिड। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम हुआ था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम से यह रिएक्शन एक्टिवेट हुई और इन रिएक्टेंट से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए तो यहाँ पर यह वास्टली नहीं हुई है। तो इस तरह से यह कौन सी कहलाएगी, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन।
ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स भी अगर रिएक्शंस कभी कभी होती है तो बहुत स्लो होती है। उसके अंदर 200 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर कार्बोनिल एसिड्स के बने, जो कि यहाँ पर कैटेलाइज जो था उसके फॉर्म में एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स के रूप में बनी थी, जो अनकैटेलाइज कहलाई थी, और यह वास्ट रेट के ऊपर नहीं होती है। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वह कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहलाता है। उस एंजाइम्स अगर उसके अंदर प्रेजेंस हुआ है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहलाएगा। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म जिसे अपन क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस तरह से रिएक्शन जो होती है वो इतनी स्पीड से होती है, अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर एवरी सेकंड के अंदर फॉर्म होते हैं। और यह एंजाइम्स रिएक्शन जो होती है 10 मिलियन टाइम्स होती है। इस तरह से एंजाइम्स जो होते हैं यह रिएक्शन इस तरह से कि एंजाइम्स का कितना पावर होता है उस पावर को यह इंडिकेट करती है। और 1000 ऑफ टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस के अंदर, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के होते हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवे को चलाते हैं। जैसे आगे आप जो आपका चैप्टर आएगा, जब आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाला 14 चैप्टर होगा और रेस्पिरेशन 15, उन दोनों के अंदर आपको ये चीज़ डिटेल के अंदर मिलेगी। मेटाबॉलिक पाथवे का जब मैंने नाम लिया है तो वो, जैसे कि हमने कोई भी फूड खाया उसके अंदर अपनी क्या हुई, बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई, उससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ने मिल करके ग्लूकोज बनाया। अब यह ग्लूकोज का धीरे धीरे ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन हो गया उसका 2 पायरुविक एसिड्स के अंदर। तो यह मेटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज का फॉर्म होता है वह ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड्स का बनना, फिर उसके बाद में फर्मेंटेशन, अगर एनएरोबिक आता है तो फर्मेंटेशन, और फिर से क्रेब्स साइकिल होता है एरोबिक के अंदर। तो इस तरह से ये मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो एंजाइम्स की पूरी कैटेलाइज और किस तरह से एंजाइम्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है वह यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। इस तरह से मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर आपने देखा, मैंने आपको बताया था अभी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू द 2 पायरुविक एसिड, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होता है एरोबिक रिएक्शंस होती है, मोस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसके बाद में होती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो होती है यीस्ट में, और जो लोअर टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उसके अंदर, और जो ह्यूमन की स्केलेटल मसल्स होती है उसके अंदर होती है एनएरोबिक रिएक्शंस, जो एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर होती है, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है एब्सेंट होती है, और उसके अंदर फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और अगर एरोबिक कंडीशंस के अंदर हुई पायरुविक एसिड जो होता है ब्रेकडाउन हो गया फर्मेंटेशंस के अंदर, तो उसमें हो जाएगी इथेनॉल, उसके अंदर बनेगा इथेनॉल एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर। अगर वो ह्यूमन मसल्स के अंदर बनती है तो लैक्टिक एसिड को बनाती है, और येस्ट और बैक्टीरिया के अंदर बनती है तो इथेनॉल को बनाती है फर्मेंटेशन रिएक्शंस करके। तो यह कंडीशंस जो होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉसिबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट जो था वह, अगर वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो पायरुविक एसिड का था वह रिएक्शंस करके ब्रेक डाउन हो रहा था, तो ह्यूमन मसल्स के अंदर हो गया लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशंस, वह प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर वह यीस्ट के अंदर है तो वह बन गया इथेनॉल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस बताई गई है। अब हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्शंस, कि एंजाइम्स जो होते हैं किस रेट के ऊपर जो होती है हाई रेट उसके अंदर केमिकल कन्वर्जन्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात ली थी आपको कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वह प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिएक्टेंट्स को अपन सब्सट्रेक्ट्स भी बोलते हैं यहाँ पर, और उसकी प्रेजेंस में एंजाइम्स जो होते हैं वह जो होते हैं वह सब्सट्रेक्ट को प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी रिएक्शन जो होती है उसको एक्टिव करते हैं। जो रिएक्शन इजीली फास्ट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वह स्टार्ट होती है उसकी एक्टिवेट साइट से एंजाइम्स की प्रेजेंस में। इस तरह से यहाँ पर केमिकल कन्वर्जन्स के अंदर हो जाते हैं ठीक है, एंजाइम्स का। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, वह देखिए आप स्टूडेंट, यह जो है रिएक्शन का प्रोसेस है, और यह पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यह सब्ट्रैक्ट है। इस सब्ट्रैक्ट्स ने जब रिएक्शंस की, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट था तो इसके अंदर ओनली एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम था, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम यहाँ पर आया तो रिएक्शन का ट्रांसलेशन स्टेट के अंदर आ गई, सब्ट्रैक्ट स्टेट से ट्रांसलेशन स्टेट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर केमिकल चेंजेस हो गए थे, जो सब्ट्रैक्ट था उससे प्रोडक्ट्स बन गए थे, और यहाँ कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। और यहाँ पर जो है यह एंजाइम से यह रिएक्शन देखिए इतनी फास्ट हो गई थी यहाँ पर, ये इसका ग्राफिकल जो होता है
ग्राफिकल यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वह मेटाबॉलिक पाथवे से ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पर रिएक्शंस करते हैं और उसे हम बोलते हैं ट्रांसिशंस स्टेट। ठीक है, फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर बनता है जो यहाँ पर इसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर स्टेट कहलाती है। मैंने अभी ग्राफ में जो बताई थी आपको, एक एक्टिवेट स्टेट जो एंजाइम की प्रेजेंस में हुई थी, फिर यहाँ पर दूसरी वाली एक्टिवेट स्टेट जो विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस में हुई थी, ट्रांसिशन स्टेट और सब्ट्रैक्ट स्टेट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट स्टेट जो होती है एक्टिवेट होती है इसके एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, और जो होती है ट्रांसिशन वो एक्टिवेट होती है विदाउट एंजाइम्स के अंदर। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो थी वह एक्टिवेट ज़्यादा हुई थी एनर्जी, एटलीस्ट वो हुई थी उसमें जब एंजाइम प्रेजेंट था। जो यहाँ पर वाई एक्सिस था वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को प्रेजेंस कर रहा है, और एक्स एक्सिस जो था वो इसकी स्टेट जो थी ट्रांसिशन स्टेट को प्रेजेंस कर रहा था। तो इस तरह से इसके सब्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पर एनर्जिकल ग्राफ बनाया गया है, जिसके अंदर एस का जो था वो लेवल लो था और इसके अंदर पी का जो लेवल था वह हाई चला गया था। तो इसी तरह से यहाँ पर एक एक्सोथर्मल रिएक्शंस हुई थी और स्पेंटिनस रिएक्शंस थी यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर एनर्जी जो थी उसकी रिक्वायरमेंट हुई थी, और एच जो था वह हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांसिशन स्टेट के अंदर चला गया था। यह किससे पॉसिबल हुआ था? ओनली बाय प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स। और इस तरह से ट्रांसिशन स्टेट जो थी वह कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट। और इस तरह से एंजाइम जो होते हैं वह एनर्जी ब्रेकिंग को ला करके एस को पी के अंदर ट्रांसिशंस करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्सेशन जो होता है एंजाइम किस तरह से हाई रेट पे केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर लेके आते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह से एंजाइम के प्रेजेंट में यहाँ पर एक्टिवेट होकर के ट्रांसिशन स्टेट के अंदर चली गई थी, जहाँ पर एक हाई लेवल एनर्जी का ग्राफ बन गया था। ओके स्टूडेंट, अब है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का नेचर कैसा होता है? एंजाइम और सब्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिए कि एंजाइम जो रिएक्शंस के अंदर जो होते हैं रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट जो कि रिएक्शंस करते हैं प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इसके अंदर जो होता है यहाँ पर इनके दोनों के अंदर जो होता है ये कनेक्शन दिया गया है, एंजाइम्स प्लस सब्ट्रैक्ट, और दोनों मिलकर के बन गए एंजाइम सब्ट्रैक्ट ES। फिर से इसके अंदर रिएक्शन हुई तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया पी के अंदर, एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट हमेशा सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से रिएक्शन हुई तो एंजाइम और प्रोडक्ट के अंदर अंदर आ गया, समझ में आ गया। E प्लस एस इक्वल क्या हो गया? ES। ओके, फिर ES जो थी इसने रिएक्शन की तो एंजाइम और प्रोडक्ट बन गया। फिर से इसने रिएक्शन की तो एंजाइम और प्रोडक्ट जो होते वह सेपरेट हो गए। तो इस तरह से यह पूरा हो गया एंजाइम एक्शंस का यहाँ पर रिएक्शन और उसका नेचर। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर इस साइकिल से कैटेलिटिक साइकिल जो चलाता है एंजाइम रिएक्शन से, वो मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, फर्मेंटेशन साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल्स भी होता है। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकला कि एंजाइम क्या रोल करता है? तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर आता है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्टिवेट साइट पे एंजाइम को बाइंड करके रखता है, उसको एक्टिवेट साइट पे फिट करता है कि यहाँ पर ये इसकी एक्टिवेट साइट आई, यहाँ पर एंजाइम इस रिएक्शन में आया, इसको पूरा बाइंड करके रखेगा इस एक्टिवेट साइट पर यहाँ पर आकर के, और इसको फिट करके रखेगा कि जिससे जो होता है वहाँ पे जो रिएक्टेंट हुआ वो प्रोडक्ट को बना के रखेगा और उसके साइट को टूटने नहीं देगा। अब सेकंड है यहाँ पर बाइंडिंग जो होता है, सब्ट्रैक्ट बन गया एंजाइम्स के अंदर, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट उसने रिएक्शन की यहाँ पर एंजाइम के प्रेजेंट में, ठीक है, और यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर एंजाइम से इसके शेप के अंदर जो होता है वह यहाँ पर और ज़्यादा स्टेबल होकर के टाइटली इसके अंदर सब्ट्रैक्ट जो होता है बंध जाएगा, और इस तरह से ये एक्टिवेट साइट जो होती है एंजाइम की वह क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट जो होता है वह ब्रेक डाउन होकर के केमिकल जो होता है बॉन्डिंग करेगा, और केमिकल बॉन्डिंग करके ही सब्ट्रैक्ट जो होता है इस प्रोडक्ट को बनाएगा। जैसे यहाँ पर एंजाइम आया, इसने इसकी यहाँ पे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे चलो आया है ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज आया है और इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो इससे यहाँ पर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ इन दोनों का साइड्स में एंजाइमेटिक, यहाँ पे जो है एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो इसने बनाया, यहाँ पर ये वाला जो था सब्ट्रैक्ट, तो इससे बनाया प्रोडक्ट। तो फर्स्ट आकर के फर्स्ट वाला पॉइंट जो होता है यह इससे बाइंड करना स्टार्ट होता है, इसके यहाँ पे फिटिंग हो जाता है एक्टिवेट साइड पे, ये आ गया। और सेकंड वाला जो था कि एंजाइम जो होता है इसके शेप के अंदर इसने चेंजिंग कर दिया, इसका मोलिकुलर शेप क्या था, ठीक है, कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का क्या था, तो इन दोनों ने मिला के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो इसका मोलिकुलर शेप क्या हो गया, तो शेप के अंदर चेंज हो गया। फिर थर्ड आया कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट से क्या बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी केमिकल बॉन्डिंग की थी कार्बन और ऑक्सीजन की, और केमिकल बॉन्डिंग्स होकर के यहाँ पर बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना था। ग्लूकोज जो था, इसमें ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटम थे, तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के बॉन्डिंग की, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के बॉन्डिंग की, तो यहाँ पर इस सब्ट्रैक्ट से ये प्रोडक्ट बन गए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट से प्रोडक्ट बनने का एक पूरा कैटेलिक साइकिल होता है, ठीक है। वो मैंने कैटेलिक साइकिल बनाए थे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, वो कौन से थे बता दिए। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बताए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि जो एंजाइम एक्टिविटीज़ के फैक्टर होते वह एंजाइमेटिक रिएक्शंस को किस तरह से इफ़ेक्ट करते। उसके अंदर फर्स्ट आता है टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर जितना हाई होगा रिएक्शंस जो होगी वह उतनी हाई और उतनी फास्ट हो जाएगी, और पीएच लेवल जो होता है एसिटिक है या बेसिक है उसके ऊपर भी रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर वो एसिटिक होगा रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो धीरे धीरे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को वह डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि जो प्रोटीन जो होते हैं वह हीट के लिए डीनेचर्ड होते हैं, जितनी ज़्यादा हीट होगी वह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर रिएक्शंस जो होगी वह ज़्यादा एक्टिवेट होगी। और पीएच एसिटिक और बेसिक मीडियम का होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा एसिटिक हुआ, बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ, तब भी रिएक्शन जो होगी डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, और मीडियम एसिटिक और मीडियम बेसिक हुआ तो इस तरह से रिएक्शन चलेगी। यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस का देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, पीएच के अंदर देखिए जिस तरह से यहाँ पे पीएच का लेवल दिया गया है, बढ़ेगा फिर घटेगा, इसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर का है, बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरह से कर्व ग्राफ दिया गया है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टेप या सब्ट्रैक्ट किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी करता है, इसका भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया गया है, ये सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम किस तरह से बढ़ रही है, वेलोसिटी रिएक्शन हो गई, यहाँ तक बढ़ी है, फिर यहाँ से कम हो गई, एक पॉइंट पर वहाँ पे डीएक्टिवेट होना स्टार्ट कर देता है। तो यह एंजाइमेटिक ग्राफ से क्या रिजल्ट निकला था कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सब्ट्रैक्ट का, वह इसकी वॉल्यूमेट्रिक मैक्सिमम वॉल्यूमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, कि एक एंजाइम का जो एक लेवल होता है एक पोजीशन तक उसका बढ़ता है, कि वहाँ पर एंजाइम जो होता है मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, जैसा अपन ने फिगर 9.7 का भी ग्राफ देखा था। इसके अंदर एंजाइम जो एक्टिवेट होता है तो वह एक्टिवेट करके केमिकल्स एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंड्यूस करता है, और यह प्रोसेस कराता है इनहिबिशंस, जिसके अंदर केमिकल जो होता है रिएक्शंस करके एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, वह प्रोसेस कहलाता है इनहिबिशन, और जो केमिकल इसके अंदर पार्ट लेते हैं वे कहलाते हैं इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ का स्ट्रक्चर जो ग्राफ में बन जाता है वह कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। यहाँ पे इनहिबिटर्स ने पार्ट लिया और यहाँ पे इनहिबिशंस हो गया, और ये कहलाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यहाँ पे आके बढ़ा फिर यहाँ से कम हो गया एक रेंज पे, ठीक है। तो इनहिबिटिव यहाँ पे हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और इस तरह से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट्स जो थे वो एक दूसरे को बाइंड करके नहीं रख पाएंगे एक पोजीशंस पे, और इस तरह से यहाँ पर एक डिहाइड्रोजिनेस हो जाएगा जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट से जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उसके अंदर जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है। और जो बैक्टीरिया फेज जो होती है, अगर पैथोजेंस आ गए बैक्टीरिया पैथोजेंस, तो उनके अंदर ये इनहिबिटर्स जो होते हैं ऑफन इस चीज को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन का जो लेवल होता है वह हाई लेवल का होता है। अब आता है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, इसको डिवाइड किया गया है, देखिए कितने ग्रुप्स के अंदर। सबसे फर्स्ट है इसकी रिएक्शन जिस तरह की होती है उस तरह के इसको ग्रुप में डाल दिया गया है, और सबसे फर्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीडो रिड्यूसेस, ठीक है। यहाँ पे 6 क्लासेस के अंदर एंजाइम्स को डिवाइडेड किया गया है, और हर एक क्लास के अंदर 4 to 13 सब क्लासेस भी है, और अकॉर्डिंग के नेम जो है 4 डिजिट नंबर के इनके नेम दिए गए। तो सबसे पहला आता है ऑक्सीडो रेड्यूसेस, ठीक है। फिर सेकंड आता है ट्रांसफेरेज, थर्ड है हाइड्रोलिसिस, फोर है लाइसेस, एंड फिफ्थ है आइसोमरेज, एंड सिक्स है लाइगेस। इस तरह से 6 टाइप्स के जो होते हैं
वो एंजाइम्स होते हैं जिनको नोमेनक्लेचर गया है 14 to 13 सब क्लासेस के अंदर। और सबसे फर्स्ट है ऑक्सी हेडोसेज। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन होगी। जो अगर सब्ट्रैक्ट अगर रिडक्स होगा तो एस ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन मतलब इसके अंदर जो होता है हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन आके निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन निकलता है रिडक्शन, ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है तो ऑक्सीडाइज। इसके अंदर जब रिडक्शन हुआ तो यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकला, इसके लिए ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ऑक्सीजन निकला, इसके लिए हाइड्रोजन आके जुड़ गया। जब हाइड्रोजन जुड़ता है रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन जब जुड़ता है ऑक्सीडाइज। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट होती है और इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही जो होते हैं मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वह प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। फिर है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज मतलब एक जो रिएक्टेंट था दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट्स का तो जो था इसके अंदर जी ग्रुप निकल गया है और जी ग्रुप निकलने के बाद में एस डैश ग्रुप यहाँ पर आ गया है। तो यह जो रिएक्टेंट्स थे उसके अंदर मैंने क्या कहा, जी ग्रुप निकल गया और निकल करके इसकी जगह किसने लगी, किसने ट्रांसफ़र कर लिया, एस डैश ग्रुप ने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया। तो यह ट्रांसफरेज कहलाएगा। फिर है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब होता है कि हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स को वहाँ से निकाल देना और वो मेनली होता है कैटेलिजन हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के अंदर। अगर स्टर की हुई तो वहाँ पहली पेप्टाइड ग्लाइकोलिसिड्स होगा, उसके अंदर कार्बन कार्बन हैलाइड बॉन्डिंग होगी या फिर पीएन बॉन्डिंग होगी और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ से निकल जाएंगे। फिर है फोर्थ लाइसेस। लाइसेस के अंदर जो होती है कैटेलिस्ट जो होता है वह इसके अंदर रिमूव हो जाता है। कैटेलिस्ट ग्रुप जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कैटेलिस्ट ग्रुप जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे रिएक्टेंट या सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसके प्रोडक्ट के रूप में मैंने बताया कैटेलिस्ट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो कौन सा ग्रुप रिमूव हुआ, यहाँ पर एक्स वाई अलग ग्रुप रह गया और कैटेलिस्ट ग्रुप था यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्डिंग का ग्रुप जिसके अंदर डबल बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन, वो कैटेलाइज ग्रुप यहाँ से इससे अलग हो गया और यहाँ पर एक्स वाई ग्रुप इससे अलग हो गया। तो इस तरह से ये कहलाएगी लाइसेस रिएक्शन। फिर आती है आइसोमरेज। आइसोमरेज के अंदर जो होता है एंजाइम कैटेलिस्ट जो होता है उसके अंदर इनर कन्वेंशन होता है। ज्योमेट्रिक और पोजीशन आइसोमर्स के ज्योमेट्रिक के अंदर अगर एक पोजीशन पे कोई है तो अगर उसके उसमें रिएक्टेंट्स के अंदर उसकी पोजीशन जो होती है प्रोडक्ट बनते टाइम चेंज होकर के दूसरी आ जाएगी तो वो आइसोमरेज हो गया। फिर है लाइगेज। लाइगेज के अंदर एंजाइम कैटालिटिक जो होती है वो टू कंपाउंड से एक दूसरे से लिंक होती है। टू कंपाउंड, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन एक सल्फर, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, इस तरह की बॉन्डिंग होती है वो लिगेज कहलाती है। आ गया स्टूडेंट समझ में। इस तरह से 6 टाइप्स के थे, ऑक्सीडरेज ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन, ट्रांसफरेज एक का दूसरे के पास आकर के ट्रांसफर हो जाना रिएक्टेंट्स का और फिर उसे प्रोडक्ट्स के अंदर उसके साथ में मिल जाना। हाइड्रोलिसिस वाटर के मॉलिक्यूल्स का निकल के कार्बन कार्बन बॉन्डिंग या फिर पी एन बॉन्डिंग बन जाना। और लाइसेस एक ग्रुप जो होगा वह निकल जाएगा डबल बॉन्डिंग वाला और दूसरा ग्रुप सिंगल बॉन्डिंग का निकल जाएगा। फिर आइसोमरेज। एक आइसोमरेज रिएक्शंस होती है एंजाइम कैटालिसिस की, इनर कन्वर्शंस होता है उसके अंदर ज्योमेट्रिक पोजीशंस चेंज हो जाती है। उसका नंबर ऑफ जो होता है जैसे इथेन है वहाँ पे उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर उसका 2 नंबर पे है तो वहाँ पे 3 इथेन ग्रुप इस तरह से आके जुड़ जाएगा। तो ये आइसोमरेज। और लिगेज जिसके अंदर टू जो होते हैं टू कंपाउंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वो कार्बन ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन सल्फर। ओके, तो 6 टाइप का इसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर हो गया था एंजाइम्स का, जिसे आप ध्यान रखिएगा और उसके नेम्स भी ध्यान रखिएगा विथ एग्जांपल के साथ। अब कोफैक्टर्स, जो एंजाइम्स होते हैं उसके सिवाय उनके साथ में रहकर एंजाइम्स की तरह से बिहेवियर करते हैं, कैटेलिटिस एक्टिविटीज़ को एक्टिव करते हैं, वे कहलाते हैं कोफैक्टर्स। जो एंजाइम तो नहीं होते लेकिन एंजाइम्स की तरह से बिहेव करते। अगर एंजाइम्स को अपन बताते हैं प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन हुए ना तो वह कहलाएंगे एपो एंजाइम्स। लेकिन अगर उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं हुई है, अपने खुद का उसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर रखा है तो वो कहलाएंगे को एंजाइम्स या मेटल आयंस। ठीक है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के वह डिस्टिंग्विश होते हैं। बहुत कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कैटालिसिस जिसके अंदर हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन हो गया, ऑक्सीजन और वाटर के अंदर ये वाटर जो है इसका ब्रेकडाउन होकर के हाइड्रोजन के अंदर हो गया और ऑक्सीजन के अंदर। तो इसके अंदर जो रिएक्शन जिससे एक्टिवेट हुई जिस ग्रुप से, तो वह एंजाइमेटिक ग्रुप नहीं है, वहाँ पर काम कर रहा है को एंजाइम। ठीक है, तो को एंजाइम कंपाउंड वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होती है उसको आइसोलेटेड करते हैं, उनके अंदर रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं
को एंजाइम्स जो होते हैं वह को फैक्टर्स कहलाते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं कैटालाइसिस रिएक्शंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड बहुत सारे बनते हैं को एंजाइम्स के, वो मोस्ट ऑफ विटामिन्स होते हैं, ठीक है, जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स और विटामिन, और उससे यहाँ पर 2 टाइप्स की विटामिन्स बनते हैं, वो है NAD और NADP। NAD जो है वह है एडिनोसिन, एडिनिन, निकोडाइनमिन, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, निकोडाइनिन, एडिनिन डाई न्यूक्लियोपेप्टाइड्स, ठीक है। यह इस तरह के यहाँ पर विटामिन्स बनते हैं जो को फैक्टर्स को एंजाइम्स कहलाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करके यहाँ पर ये एक्टिवेट साइट के ऊपर लग करके एंजाइमेटिक रिएक्शंस की तरह से फंक्शन करते हैं और को फैक्टर्स कहलाते हैं। और यहाँ पर प्रोटोलेक्सिस एंजाइमिक कार्बोक्सिलेट पेप्टाइलेस की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होते हैं। और कैटेलाइज एक्टिविटी जो होती है अगर वह अपने को फैक्टर को रिमूव कर देती है तो एंजाइम जो होते हैं वहाँ पर टेक्सटाइल हो जाते हैं और अपना क्रूसिबल रोल करते हैं। और स्केटेलाइट जो एक्टिविटी होती है वह उसके अंदर एक क्रूसियल रोल्स करते हैं, मतलब उस एक्टिविटी को एंजाइम की तरह से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया NAD और NADP, ध्यान रखिएगा ये को एंजाइमेटिक रिएक्शन से, और जो विटामिन्स बनते हैं वह भी को एंजाइमेटिक रिएक्शन से बनते हैं। और वह को एंजाइम मैंने बताया NAD, कि NAD का मतलब होता है